तो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम जो 2021 में कंडक्ट हुआ था उसके पेपर का आज लास्ट पार्ट करेंगे यहाँ पर, जो कि है पार्ट 4। दोस्तों इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके हमने 1, 2, 3 तीन पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस हैं। और आज हम लोग लास्ट 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस जो हैं इस एग्ज़ाम में जीएस के आते हैं, जिसकी वजह से ये जो एग्ज़ाम का हमारा पॉलिटिकल साइंस है वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 86 है। इस एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन जीएस के और 70 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस पेपर में 15 क्वेश्चन आज हम लोग इस अपने लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु एमंग्स दीज गेव द 9 ग्रैंड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण की नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत किसने दिया है? ल्यूशियन पाई ने, डेनियल कार्मनी ने, सीई ब्लैक ने या गैब्रियल आमंड ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीई ब्लैक ने। ठीक है दोस्तों, ये हम देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में ये मॉडर्नाइजेशन टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की क्या विशेषता है? तो ऑप्शंस हैं, तथ्यों एवं मूल्यों को अलग करता है, यह ऐतिहासिक रूप से तथ्यों व मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है, तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है, या फिर प्रमाणित विश्लेषण को त्यागता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक रूप से तथ्यों व मूल्यों को संबंधित करता है। ठीक है, interrelates facts and the values historically। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787 रिवाइज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया था? तो एकात्मक प्रणाली, संघीय प्रणाली, कॉन्फेडरेशन या अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फेडरेशन यानी कि परिसंघीय प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंसिडर्ड एज ए प्री कंडीशन फॉर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सोशलिस्ट, मोनार्की, डेमोक्रेटिक या यूनिटरी? समाजवादी, राजतंत्र, लोकतांत्रिक या एकात्मक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना गया है। किसकी शर्त माना गया है? तो ये माना गया है लोकतांत्रिक शासन की। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में संविधानवाद को सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि जो लोकतांत्रिक संविधान है उसमें संविधानवाद ज़्यादा अच्छे से रहता है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द सेपरेशन ऑफ पावर एज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस? आसान सवाल है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर? राजनीतिक विकल्प कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है? ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियां, राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक संस्कृति जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था आमंड व वर्बा ने। ठीक है, आमंड व वर्बा ने, जिनकी पुस्तक थी द सिविक कल्चर। और इस शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग किया था सिडनी वर्मा ने। ठीक है, शब्द का प्रयोग सिडनी वर्मा ने किया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था आमंड ने। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, या कह सकते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आमंड ने। और इस पे जो बुक लिखी गई है वो आमंड और वर्मा दोनों ने लिखी है, द सिविक कल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, 1946 बाय हुम एज इंटर्नशिप प्रेसिडेंट। तो संविधान सभा की प्रथम अंतरिम बैठक का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सभी को पता है दोस्तों, पहले अध्यक्ष जो थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10 या फिर 11 तारीख को, इन्हीं दोनों में से किसी एक डेट को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 9, 10 या 11 किसी एक डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ठीक है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान की प्रेम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ शाह समिति। एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। संविधान सभा में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश के उपरांत सम्मिलित किए गए थे? शाह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, एस वर्दाचारी समिति या फिर मेहता समिति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अब मूल कर्तव्य जो हैं ये संविधान के 51A में दिए गए हैं और इन्हें 42 यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हुए थे 1976 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज लोवर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? 84 में, 89 में, 86 में या 91 में? तो कब कर दी गई थी? ये कर दी गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था और ये लागू कब से हो गया था? 1989 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड। दल बदल कानून, विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1984 में, 1986 में, 1985 में या फिर 1987 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 यानी कि 1987 में। दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10th शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता की बात किस अनुच्छेद में की गई है?
आर्टिकल 29, 43, 30 या 44। तो आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। और ये आर्टिकल 44 किसका पार्ट है? तो ये है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है? आर्टिकल 81, आर्टिकल 105, आर्टिकल 93 या फिर आर्टिकल 108? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 108 या फिर 108। ठीक है, और ये ज्वाइंट सेशन या संयुक्त सत्र किसके किसके संबंध में किया सकता है? तो ये केवल साधारण विधेयक के संबंध में किया जा सकता है। अगर साधारण विधेयक को लेकर कोई गतिरोध है तो उसी स्थिति में किया जा सकता है। संविधान संशोधन या फिर धन विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सेशन या फिर संयुक्त सत्र का प्रावधान जो है वो नहीं है। और अभी तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया है? तो ये अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया गया है। एक है दहेज प्रथा संबंधी विधेयक था उसके संबंध में, और एक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में, और एक और था जो कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तीसरा वाला आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट आफ्टर 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ठीक है, तो कितने हैं? 52 हैं, 64 हैं, 61 है या 47 हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट जो लिस्ट हैं संविधान सभा में कानून बनाने के लिए वो कितने हैं? एक है, 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। स्टेट सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। और जो विषय इनसे बाहर हैं, इनमें नहीं है, वो है अवशिष्ट विषय, जो कि किसको दे दिए गए हैं? केंद्र को। हमारे यहाँ सेंटर को दिए गए, केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। ठीक है, और संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची पर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट पे ये दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 52 विषय हैं आर्टिकल 42 अमेंडमेंट के बाद। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे कितने विषय थे? 47 विषय थे। इसमें 4 विषय जोड़े गए, कहाँ से निकालकर? राज्य सूची से 4 विषय निकालकर समवर्ती सूची में लाए गए। इसके अलावा एक विषय और जनसंख्या संबंधी एक विषय था, ये और जोड़ा गया। तो इस तरीके से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के बाद देखें तो 47 + 4 + 1 हमें यहाँ पे 42 सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं अब वर्तमान में कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची और राज्य सूची में कितने कितने विषय हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: पुंछी कमीशन, आनंद साहिब रेजोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और राजमन्नार कमेटी। ठीक है, तो हमें इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। किसको? पुंछी कमीशन को, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग को, और राजमन्नार कमेटी को। ठीक है, तो इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो इसे हम पहला ही मान के चलते हैं, जो कि 1966 में 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से हम देखें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा राजमन्नार कमेटी, फिर हो जाएगा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, और फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा पुंछी कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
3412। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी मन लगाकर बहुत पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, क्योंकि ये पेपर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो पेपर हम ये कंप्लीट कर रहे थे, इसके 70 क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आज के 15 क्वेश्चंस में से सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। नमस्कार दोस्तों।